टीएस बाबा जी के बयानों को किस रूप में लेते हैं, जो उनकी बातों में एक खालीपन सा है, वीरानगी सी है? हमारी सरकार कभी भेदभाव नहीं करती। हम ये नहीं देखते कि सरकार शहर में किसकी है। अरुण वोरा जी ध्यान तो देते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन शहर का जो विकास होना चाहिए था उसमें प्रॉपर नहीं हो पाया। अरुण वोरा की कोई औकात और कोई हैसियत नहीं है। मैं जज के बारे में नहीं बोलता, वो मैं ये टिकट की बात आती है तो दौड़ भाग दिल्ली की बढ़ जाती है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता तो बिना सबूत के ईडी या सीबीआई किसी को कैसे शिकंजा कर सकती है? मैं कहने वालों की परवाह नहीं करता, मैं मतदाताओं की परवाह करता हूँ, क्योंकि वही मेरे मालिक है, वही मेरे भगवान है। हम बेदाग हैं, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, आप कह रहे हैं और बाकी नेता भी कहते हैं, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच लगातार जुबानी जंग भी चलती है और एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। कोई विकास की बात कहता है, कोई विकास नहीं हो रहा है ऐसा कहता है। इन्हीं कड़ियों को आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि दुर्ग शहर, जो एक प्राइम शहर के तौर पर जाना जाता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, वहाँ से विधायक हैं अरुण वोरा जी। अरुण वोरा जी का कार्यकाल काफ़ी लंबा समय तक रहा है। कई बार वो चुनाव जीते हैं दुर्ग शहर से, कई बार उन्हें हेमचंद जी के आगे हार का सामना करना पड़ा। आज इन्हीं परिदृश्य पे बात करेंगे। शहर कैसा दिखता है इनके नज़रिए से, अपेक्षाएं कैसी हैं जनता की, उन पे कैसे कितने खरे उतरना चाहते हैं, उन सारे विषयों पे बातचीत। अरुण वोरा जी, बहुत स्वागत है आपको दुर्ग शहर को संभालते हुए, और दुर्ग शहर को संभालते विपक्ष में रहते हुए भी काफ़ी लंबा अरसा हो गया। आपको ये दुर्ग शहर कितना हुआ, बदला हुआ कैसा दिखता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, दुर्ग शहर हमारा परिवार है, हमारा घर है। लगभग 6 दशक से सेवा करने का अवसर दुर्ग शहर के मतदाताओं ने हमारे परिवार को दिया है और मोतीलाल वोरा जी ने विभिन्न पदों पर रहकर, एक साधारण से इंसान से लेकर विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने दुर्गवासियों की सेवा की, जिसे आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। दुर्ग शहर का स्वरूप बदला है। आपने देखा होगा 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दुर्ग शहर का जो विकास होना था, छत्तीसगढ़ का जो विकास होना था, वह नहीं हो पाया। हम लगातार प्रश्न करते रहे विधानसभा में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम विपक्ष में थे। हम राज्य के मुखिया जो उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी थे, हम बराबर ये मांग करते थे कि दुर्ग में भी राशि स्वीकृत करें, लेकिन उस ज़माने में हमारे शहर के लिए, विकास के लिए राशि स्वीकृत नहीं हुई। एक काल ऐसा रहा है जैसे सरोज पांडे जी का कार्यकाल। सरोज पांडे जी जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ था, पहली बार छत्तीसगढ़ की परिपाटी स्थापित हुई थी, उसके बाद सरोज पांडे जी मेयर के तौर पे यहाँ से चुनी जाती हैं। अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त आपके यहाँ कांग्रेस में थे, लेकिन उस समय दुर्ग की स्थिति बहुत ख़राब थी और ये कहा जाता था, और लोगों ने, जनता ने भी और विपक्ष ने भी ये महसूस किया कि सरोज पांडे जी ने उस वक्त विपक्ष में रहते हुए भी, कांग्रेस की स्टेट में सरकार थी बावजूद इसके, फंड लेकर आई और यहाँ पर कई तरह के उद्यान, कई तरह के जो एंट्रेंस द्वार, प्रवेश द्वार, ये सब, और बहुत सारी सड़कों, नाली पानी व्यवस्था के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो शुरुआत तो बदलाव असल में भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, ऐसा लगता है क्या? अरे यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकारें जितनी भी रही है, और कांग्रेस पार्टी ने ही यहाँ पर विकास के कार्य कराए। हमारी सरकार कभी भेदभाव नहीं करती। हम ये नहीं देखते कि सरकार शहर में किसकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी है तो शहर के विकास के लिए तो काम हो रहा है। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी कांग्रेस के थे, तो उन्होंने राशि दी। रविंद्र चौबे जी थे, उन्होंने राशि दी तो काम हुआ। मोतीलाल वोरा जी थे केंद्र में, तो राशि तो हमने बिना भेदभाव के। और आज भी जो हमारी भावना है, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस सब वर्गों का ध्यान रखती है, सर्वहारा वर्ग के लिए काम करती है, और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों का भी सम्मान करती है। तो जो विकास कार्य उस समय हुए, हमने ये नहीं देखा कि कौन किस पार्टी का है। हमारी सरकार ने, अगर भाजपा के भी महापौर रही हैं, उन्होंने उनमें काम करने की इच्छा शक्ति है, तो धन राशि देने में हमारी सरकार की भी इच्छा शक्ति कम नहीं हुई। अगर धन ही नहीं होता, अगर शासन से पैसा ही नहीं मिलता, तो विकास के कार्य कहाँ से होते हैं? एक धड़ा लेकिन ऐसा क्यों कहता है, ये सवाल क्यों आते हैं कि मतलब जैसे अरुण वोरा जी ध्यान तो देते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन शहर का जो विकास होना चाहिए था उसमें प्रॉपर नहीं हो पाया, जैसा भी है। मतलब एक धड़ा इस तरह से बातें करता है, विपक्ष भी करता है, कुछ जनता के भी वर्ग जो बातें करती हैं कि सभी जगह पर अरुण वोरा जी इतने समय तक रहे लेकिन पहुंच नहीं पाए।
नहीं, लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने ढंग से लोग कहते हैं। लेकिन आप मतदाताओं से आप पूछेंगे, आप देखिए, मैं जो विधानसभा में मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अरुण वोरा की कोई औकात और कोई हैसियत नहीं है। अगर अरुण वोरा विधानसभा में बोलता है तो दुर्ग के मतदाताओं की आवाज़ बनकर बोलता है। 2.5 लाख मतदाताओं की आवाज़ बनकर जब मैं वहाँ बोलता हूँ तो उस बात पे सुनवाई होती है। तो मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कहा, हमारी सरकार आई, 4.5 साल हो गए, मैंने बघेल जी से कहा, बघेल जी, भाई मोतीलाल वोरा जी के ज़माने में जितना कार्य होना था वह हुआ, अब आवश्यकता और प्राथमिकता बढ़ी है, अभी हमारी ज़रूरत है कि दुर्ग के स्वरूप को बदला जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी धनराशि की कमी होगी हम उसको कमी नहीं होने देंगे। और आप देखिए 64 करोड़ रुपए ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्वीकृत नहीं हुआ है। जो कुछ कहते भी होंगे, मैं कहने वालों की परवाह नहीं करता, मैं मतदाताओं की परवाह करता हूँ, क्योंकि वही मेरे मालिक है, वही मेरे भगवान है, और उनका विश्वास मैं अपने जीवन काल तक टूटने नहीं दूंगा जब तक इस संसार में हूँ। देखिए, हर व्यक्ति की एक सोच की परिपाटी होती है। जैसे हर व्यक्ति का बात करने का नज़रिया या सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे इस वक्त अभी ईडी के और सीबीआई के छापों के दौर चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो किए थे इसलिए छापे पड़ रहे हैं, अब भुगत लीजिए। लेकिन कांग्रेस के जो अलग अलग नेता हैं वो कहते हैं कि साजिश हो रही है। आप अगर इन चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं तो क्या लगता है, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता तो बिना सबूत के ईडी या सीबीआई किसी को कैसे शिकंजा कर सकती है? देखिए, इसको मैं भी साजिश के नज़रिए से ही देखता हूँ, क्योंकि 4.5 साल में जो काम हुआ है वो 15 साल में काम नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लग गया है कि कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने न केवल किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए कार्य किया। आप देखिए, अरे किसी राज्य का मुख्यमंत्री 2 बार नंबर 1 मुख्यमंत्री बन जाए, ये कोई कम बड़ी बात है? ये उनका कर्म बोलता है, ये उनके कार्य बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को सहन नहीं हो रहा है। और चूंकि अब चुनाव सामने आ रहा है तो ये दुर्लक्ष्य किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ऐसी सलाह देंगे नेताओं को, जैसे जो छापे स्थिति बन रही है, तो अगर हम बेदाग हैं, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, आप कह रहे हैं और बाकी नेता भी कहते हैं, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उनको तो साफ कहना चाहिए, आप हमें, ये हमारी रही डॉक्यूमेंट्स रहे, ये हमारी बिल्डिंग रही, ये हमारे नगद का हिसाब किताब है, आप जांच लीजिए, परख लीजिए और हमें इससे विदा करिए। देखिए, एक झूठ को भारतीय जनता पार्टी 100 बार प्रचारित करती है, तो आपको भी लगने लग जाता है कि हाँ, अरुण वोरा सही मायने में जाके काम नहीं देख रहा है या विकास के कार्य नहीं हो रहे। झूठ को सच में बदलने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, कांग्रेसी इससे कोसों दूर है। कांग्रेस के लोग सिर्फ काम करते हैं, लोगों की भावनाओं पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक वोट की बहुत कीमत होती है और उस कीमत का अदा करना कांग्रेसियों के रग रग में है। क्योंकि आज से नहीं, आज़ादी के समय से आप देखिए कांग्रेस का जो योगदान रहा है, कांग्रेस का इतिहास ही देश की आज़ादी का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये इतिहास नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनका काम करते हैं और ये बताने की कोशिश नहीं करते कि हम ही कर रहे हैं, ये तो लोग खुद महसूस करते हैं। आप बातचीत में और जितने समय से मैं आपको जानता हूं और आपकी शालीनता के बारे में बहुत चर्चा होती है और मैं भी महसूस करता हूं कि आप एक शालीन व्यक्ति हैं। आपको किसी समय ऐसा होता होगा, कभी गुस्सा आता होगा, क्रोध आता होगा, या किसी सवाल पे आता होगा, हमारे जैसे पत्रकार कुछ सवाल कर लेते हैं उन पे आता होगा, या जो अभी जो जैसे बोल रहे हैं ईडी के छापे हो रहे हैं, या फिर कुछ जो भी आपके मन की बात हो, गुस्सा कभी आता होगा? नहीं, मेरे को गुस्सा कभी नहीं आता, क्योंकि हमारे दुर्ग शहर की जो तासीर है, शिवनाथ नदी का जो पानी है, वो पानी बहुत शांत है, ठंडा पानी है और हम उसी का पानी पीते हैं, इसलिए हमारे को कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम गलत काम नहीं करते। कई घरों में उसी नल का पानी निकलता नहीं है लेकिन वो अपने पीने का तरीका पानी का, आप उस भोले बाबा का प्रसाद है वो। शिवनाथ माने 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हम भी लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं। और जब हम शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं शंकर भगवान में, आज से नहीं, हमारे पिताजी के पिताजी वो शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते थे और आज हम भी उसी परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल हम चढ़ाएंगे तो हमारा दिमाग भी ठंडा रहेगा और सारी समस्या का हल भी हम निकाल सकेंगे। भाजपा ने जिन महानुभावों को बुलाया और उनके द्वारा जो एक मंत्र दिया गया, वो आप पर भी हावी है, ऐसा लग रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी के रूप में क्यों देख रहे हैं? भोले बाबा तो सबके, आपके नहीं है क्या? आप भी पंडित हैं, हम भी पंडित,
सभी के हैं, चाहे पंडित रहो या किसी भी धर्म के रहो, सब शंकर भगवान को मानते हैं, सब भगवान श्री राम को मानते हैं, सब सभी देवी देवताओं को मानते हैं। यही छत्तीसगढ़ है और यही छत्तीसगढ़ की पहचान है। अच्छा, जैसे आपके पुराने समय से आप ये मानते हैं, जनता यही मानती है कि अगर टिकट मिलेगी अरुण वोरा जी को तो दुर्ग शहर से मिलेगी जी। उस समय बाबूजी मोतीलाल वोरा जी का भी आपके ऊपर मतलब अब तो नहीं है, उस समय से एक प्रभाव और उनका एक सपोर्ट रहा है। तो आज क्या लगता है, आज उनके जाने के बाद क्या अरुण वोरा जी को उस स्थिति में लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, पार्टी उस रूप में समझ पाती है? देखिए, लोग अपनी अपनी अटकलें अलग अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन गांधी परिवार और वोरा परिवार, मतलब वोरा जी कितने निष्ठावान रहे हैं गांधी परिवार के, ये पूरा देश जानता है। और जितने भी बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं और पूरे ईमानदारी से, मेहनत से, समर्पण से वोरा जी ने काम किया है। गांधी परिवार इस बात को अच्छी तरीके से जानता है और बहुत निष्ठावान रहे हैं, चाहे वो हमारे इंदिरा जी के समय हो, हमारे देश की और पूरे सबकी सर्वप्रिय नेता थी इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, आप संजय गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वोरा जी सब के निकट रहे हैं, एकदम करीबी रहे हैं। लोग अपने अपने तरह से अनुमान लगाएंगे, आज भी उनकी पहचान और उनकी पकड़ गांधी परिवार में है। और वोरा जी ने जो कार्य किया है, गांधी परिवार उस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। जो आप जो पूछ रहे हैं कि आपकी टिकट, जी, तो हमारी भावनाएं गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। गांधी परिवार जैसा भी आदेश देगा वैसे काम हम लोग करेंगे। आदेश की बात तो है, लेकिन टिकट की बात आती है तो दौड़ भाग दिल्ली की बढ़ जाती है। देखिए, टिकट की दौड़ भाग तो एक लालसा तो है मन में कि मिले टिकट। और देखिए, मैं बताता हूँ ना, हमारे परिवार ने सेवा की है और गांधी परिवार पूरे देश की सेवा कर रहा है, तो हम उसी उसी का हम परिपालन करते हैं। सेवा का अवसर मिलेगा विधायक के रूप में तो मैं निश्चित रूप से सेवा करूंगा, और नहीं भी मिलता तो भी हम सेवा तो कर ही रहे हैं। सेवा करने के लिए पद की ज़रूरत नहीं होती, सेवा करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी भावनाएं होनी चाहिए। और आज हम तो इस बात को मानकर चल रहे हैं, आप तो बात कह रहे हैं, हम तो लोगों के मन में ये बात अब घर कर गई है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, अगला प्रधानमंत्री हमारे देश का राहुल गांधी होंगे। जिस तरीके से उन्होंने पद यात्रा की है, आज तक आपने सुना कि 4000 किलोमीटर कोई पद यात्रा किया हो, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अस्तित्व को बचाने के लिए उतना तो करना पड़ेगा, दौड़ भाग तो कर ही रहे हैं। ये निस्वार्थ उन्होंने यात्रा की और लोगों के बीच में जाकर लोगों से राहुल गांधी जी ने मुलाकातें की है। आज उसका इतना असर है, इससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। एक चीज़ है, जैसे राहुल गांधी जी को कोर्ट सजा देता है, आप लोग पुतला जलाते हैं मोदी जी का, ये कैसे होता है? तो भाई, अब जो कुछ हो रहा है केंद्र सरकार के इशारे पर भी तो होता है। मतलब जज भी इन्फ्लुएंस है, ऐसा मानते हैं? मैं जज के बारे में नहीं बोलता, वो मैं ये उसके संदर्भ में मैं नहीं कहता, लेकिन उनको राहुल गांधी जी तो बिल्कुल बेदाग है और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है, देश हित की बातें कही है। देश हित की बातें कहने वाले को अगर आप उसकी सदस्यता से अलग करेंगे तो ये मैं नहीं समझता कि बहुत न्यायोचित है। देश हित की बात अगर आप कह रहे हैं तो अगर बेदाग हैं कह रहे हैं तो अभी दाग पूरे नहीं लगे, हालांकि अधूरे दाग लगे हैं, लेकिन अभी भी जमानत चल रही है उनकी, सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की। अगर इतने ही बेदाग रहते तो अब तक बरी हो जाते। अरे भाई, पूरा देश जानता है, न केवल पूरा देश बल्कि पूरा विश्व जानता है कि गांधी परिवार बेदाग है, निष्पक्ष है। और आज से नहीं, देश की आज़ादी के समय से गांधी परिवार का योगदान रहा है, तो उसे कैसे भुलाया जा सकता कि वो कोई माने ऐसे कार्य होगा? ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया माया जाल है। उसमें लोग जानते हैं कि केवल राजनीतिक रूप से अपनी बातों को कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को करती है। आप टीएस बाबा जी के बयानों को किस रूप में लेते हैं? जो उनकी बातों में एक खालीपन सा है, वीरानगी सी है, लगता है कि अंदर से बहुत नाराज़ हैं। कभी बोलते वक्तव्य में भी उनके सुना जा सकता है कि मुझे पार्टी वो गरिमा वो मान नहीं दे पाती, लेकिन कांग्रेस में रहते हैं, एक सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से बोल जाते हैं। तो आप कैसा लगता है कि पार्टी क्या उनको संजो नहीं पाई, क्या उनकी वैल्यूज़ नहीं हो पाई? भाई, वो राज्य सरकार के प्रमुख अंग हैं, राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में वे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि कोरोना काल में
सारी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, तो उसे उन्होंने पूरा किया। तो मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से काम करता है और हम लोग सब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं। इसलिए असंतोष जैसी बात हमको तो आज तक नज़र नहीं आई। भाई कौन बोलता है कि उनको असंतोष है? वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं। बहुत, आप देखिए हर कार्यक्रम में वो साथ में रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया, फिर कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र है जो कभी सफल नहीं हो पाएगा। आपको राजनीति करने में इसको एकदम अगर ईमानदारी और सच्चाई से बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। राजनीति करते करते आपको कभी ऐसा लगता होगा कि अब मैं अगर कर रहा हूँ, अगर अच्छे काम कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ़ में नेगेटिव एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है पार्टी के ही लोग कुछ ऐसा करते हैं जो हम बाहर चर्चा में सुनते हैं कि अरुण वोरा जी को इस बार नहीं मिलना चाहिए टिकट? कई लोग बात करते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। तो इस तरह से बातें भी आती हैं और पार्टी के लोगों के द्वारा आती हैं ना। हाँ। ये भी स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं, अच्छा। दावे से बोल रहा हूँ। हाँ। तो आपको कभी ये एहसास होता है कि मेरे प्रगति के मार्ग पे मेरे ही लोग इस तरह से अड़ंगा लगाते हैं? कभी एहसास होता होगा? नहीं, मेरे को तो बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अगर उनको ऐसा कहने में सुख या आनंद की प्राप्ति होती है तो वो आनंद प्राप्ति ले, खुश हो। लेकिन होना वही है जो राम रची रखा, जो गांधी परिवार ने रच रखा है, जो कांग्रेस ने रच रखा है, वही होगा। उनको खुश होने दीजिए ना, वो खुश हो रहे हैं तो उसमें हमको क्या तकलीफ है? और खुश रहिए। लेकिन जनता हमारे साथ है, हमारी निष्ठा गांधी परिवार के साथ है, हमारी निष्ठा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ है और हमारी निष्ठा हमारे क्षेत्र के मालिकों के साथ है। मतलब ये कहना है कि का मतलब मतदाताओं के साथ है। मतलब ये कहना है कि दुर्ग शहर से कोई और कांग्रेसी उम्मीद न करे, आप दुर्ग शहर से फिर टिकट ला रहे हैं। देखिए, ये प्रजातंत्र है, टिकट मांगने का अधिकार सबको। पर मैं ये कैसे कह दूं कि शशिकांत तिवारी को नहीं मिलना चाहिए? ये तो पार्टी तय करती है ना। इसको मैं नहीं तय कर सकता। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव, मैंने पहले ही कहा कि मैं चुनाव में सफल भी हुआ हूँ, असफल भी हुआ हूँ। असफल होने के बावजूद भी मैंने सेवा की है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि पार्टी की निष्ठा, हम पूरे पार्टी के प्रति निष्ठावान है और पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है और प्रजातंत्र में टिकट मांगने का सबको अधिकार है। एक रमन सिंह जी का जिस वक्त राज चल रहा था, उस वक्त जैसे चुनाव के करीबी समय आते थे तो समीक्षा का दौर चलता था लोक सुराज अभियान के जरिए। उनका एक फॉर्मेट था लोक सुराज अभियान। अभी जैसे सीएम साहब का भेंट मुलाकात चल रहा है, उस समय लोक सुराज अभियान में अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों के दायित्व दिए जाते थे और अभी ऐसा लग रहा है जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा है उसमें सीएम साहब को अकेले ही जूझना पड़ रहा है। सारी जगहों पे वो अकेले ही उपलब्ध हो पा रहे हैं, अकेले ही लोगों को कॉन्फ्रेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जनता की समस्याएं और सुन रहे हैं और योजनाएं बताएं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई तालमेल की कमी है, कोई व्यक्ति कोई धड़ा नाराज है जो जिसको या तो जोड़ा नहीं जा रहा है या वो जुड़ना नहीं चाह रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के में जो आप कह रहे हैं स्वराज जो अभियान चलाया था उसमें काम कुछ नहीं हुए। लोगों की समस्याओं का अंबार लगा रहा। हम तो विधानसभा में इस बात को उठाते थे, कितने आवेदन आए, लेकिन उन आवेदनों पर विचार नहीं होता था। आज जो हमारे मुख्यमंत्री जो ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ के जो रीति रिवाज है उनको वो जानते हैं और वो जो चर्चा करते हैं भेंट मुलाकात में, वो आम आदमी से चर्चा करते हैं। उसके बाद वो पूरे मंत्रियों से इस संदर्भ में जाके बैठ के लेते हैं कि भाई हमने ये कहा है, इसको पूरा करना है, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। तो ये एक सामूहिक रूप से वो कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली बाकी की उपेक्षा, और किसी की उपेक्षा नहीं हो रही है। जैसे मुफ्त का कोई चीज़ देना, उसको जैसे बीजेपी कहती है कि रेवड़ी बांटने का नुकसान बहुत होता है। अगर किसी व्यक्ति को एक सामाजिक या राजनीतिक तंत्र में रहना है तो टैक्स तो देना होगा, और अगर टैक्स को आप इस तरह से फ्री करते जाएंगे, सारी सुविधाएं फ्री में देते जाएंगे, टैक्स भी कम करते जाएंगे, तो ये सरकार या जनता या ये लोकतंत्र या ये समाज या यह देश कैसे चलेगा? तो आप इस जो फॉर्मेट है उसको किस रूप में लिखते हैं कि हर चीज़ फ्री में, हर चीज़ फ्री में? वैसे में तो फिर मध्यम वर्गीय परिवार भी बोलने लगेगा, किसान फ्री में दे रहे हैं। फ्री में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कभी कोई साइकिल बांट देता है, कभी कोई, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें फ्री में उपलब्धता रहती है। देखिए, ये एक वर्ग विशेष, जैसे बिजली हाफ हो गई, वो तो बहुत जरूरी था जी। बिजली का बिल जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने विधानसभा में इस बात को उठाया है कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनका 81,000 रुपये बिल आया, 92,000 रुपये बिल आया। अब बताइए आप वो कैसे पटाएंगे? तो ये सारी बातों को विधानसभा में हमने देखा है, उठाया है। और भूपेश बघेल जी उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बहुत मुखर विधायक थे, तो उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लिया और इस बात को कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम गरीबों
के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन तो बीजेपी सबका फायदा मिल रहा है। बीजेपी का ये स्टैंड है इसी मसले पे। बीजेपी ये कहती है कि पहले 400 रुपये का बिल आया करता था, मान लीजिए उसमें कोई हाफ नहीं है, लेकिन अब 800 का आने लग गया तो उसको हाफ कर दिया, तो 400 तो देना ही पड़ रहा है। मतलब बराबर वाली बात आ रही है कि मतलब कोई खास फर्क नहीं है, वो योजनाओं को दिखाया जरूर जा रहा है, लेकिन देना जो है वो देना ही पड़ रहा है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी वाले कौन सा बिल ला रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। उनसे पूछो ना कहाँ का बिल नहीं आया वो तो जो अब सरकार का जो बिल है वो हाफ ही आ रहा है, हमका भी, हमारे भी बिल हाफ में आता है। तो सबको योजनाओं का लाभ, जैसे कृषि, आप देखिए गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, इसका लाभ हर एक को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं शहर में रहता हूँ, शहर के भी किसान हूँ तो मुझको उसका लाभ नहीं मिल रहा। योजना तो सबके लिए बनी है, सबको लाभ हो रहा है उसका। राजनीति करते वक्त धनार्जन कितना ज़रूरी है? क्या जितना अन्न जो या जितने कपड़े अपने को पहनने के लिए या रोज़ के खाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरत होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, या फिर किसी को रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े एसेट्स, बड़ी बड़ी सुविधाएं, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ी बड़ी मतलब बहुत सारे एसेट्स रखते हैं, तो राजनीति में इसका इन्वॉल्वमेंट कितना ज़रूरी है? समझ नहीं पा रहा हूँ आप कैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जो राजनेता बनता है वो जनता के लिए बनता है, जनता की सेवा करूँगा कहता है, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, सारे दलों की बात कर रहा हूँ, जो भी राजनेता बनता है या दल बदल करता है तो दल बदल भी ये कह के कहता है कि हम जनता के लिए इस दल को छोड़कर इस दल में जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत लालसा तो रहती है, और व्यक्तिगत लालसा के साथ में एक व्यक्तिगत लग्जरी भी रहती है, जिसको दिखता भी है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गाड़ियों में चल रहा है, बहुत बड़े बंगलों में रह रहा है। इसको किस रूप में लेते हैं कि राजनेता को कैसा होना चाहिए? इसको मैं इस रूप में ले रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए हमको जनता ने चुनकर भेजा, बहुत विश्वास किया है मुझ पर कि भाई हम अरुण वोरा को चुनकर भेज रहे हैं, हमारी भावनाओं की कसौटी पर खरा उतरेगा, और हम उसको पूरा उतरने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते क्योंकि जनता को बहुत सारी बातें मालूम नहीं होती, लेकिन भगवान तो देखते रहता है ना, ऊपर वाला देखता रहता है। अगर हम गलत काम करेंगे और नीचे, ऊपर हमारे वो भगवान बैठे हैं, नीचे हमारे मतदाता भगवान बैठे हैं, तो हम 5 साल से ज़्यादा रह नहीं पाएंगे। इसलिए हम सेवा के लिए आते हैं, कोई भी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैंने तो अपना नाम बताया, कोई भी जनप्रतिनिधि हो सेवा करने के लिए आता है और सेवा करने का ही मौका देता है। या तो सेवा कर लो या धनार्जन कर लो। आप धनार्जन करोगे तो 5 साल के बाद आपको मतदाता बाहर का रास्ता भी दिखा देगा। ओवरऑल जैसे कांग्रेस के स्टेटस या सिनेरियो को देखें तो हिमाचल में कांग्रेस को एक बढ़त मिली है, जीत मिली, लेकिन बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर, जैसे अभी राजस्थान में विवाद चल रहा है, गहलोत जी वर्सेस उनका चल रहा है ना, तो इस तरह से जो विवादित हालात निर्मित हो जा रहे हैं, अब उन परिस्थितियों को कैसे निपटेंगे कि एक तो राज्य कम है आपके पास में, ऊपर से ये विवादित स्थितियां निर्मित होती हैं, आपसी सामंजस्य की कमी है। सचिन पायलट जी का विवाद चल ही रहा है उनके साथ में, गहलोत जी के साथ, वो चर्चा में है, मीडिया में आ रहा है, खुलकर बयान कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब इस परिदृश्य को किस रूप में लेते हैं? कांग्रेस की बढ़त कैसे होगी फिर? देखिए, कांग्रेस एक विशाल समुद्र है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसका एक लंबा इतिहास है। लगभग 130 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को। मैंने देश की आज़ादी, जैसे मैंने कहा कि देश की आज़ादी का इतिहास कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, तो एक समय आता है, फिर अभी तक तो पूरे देश में कांग्रेस की थी। भारतीय जनता पार्टी के समय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अभी परखने का प्रयास किया, परख भी लिए, अब वो उनकी भावनाओं पे सही नहीं उतरा, फिर कांग्रेस आ जाएगी। तो ये तो चलता रहता है। समुद्र की बूंदें अगर छिटकना शुरू कर दें लगातार तो समुद्र तो सूख जाएगा ना। समुद्र कभी सूखता नहीं, आप इस बात को ध्यान रखिए। तालाब सूखते हैं, नदी भी नहीं सूखती, समुद्र कभी नहीं सूखते। समुद्र का पानी खारा भी होता है, नदियों का पानी मीठा होता है। नहीं, अब खारा मीठा नहीं, समुद्र होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी समुद्र है और ये सब चलता रहता है। फिर कांग्रेस की सरकार, मैंने कहा ना 2024 कांग्रेस का समय, कांग्रेस का वक्त है, बदलाव का वक्त है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे और फिर आप देखिएगा पूरे स्टेट में अकेले होंगे कि अलायंस करेंगे? फिर ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से जैसे लोग दल फिर जुड़ना, स्पष्ट बहुमत में आएगी, क्योंकि लोगों का विश्वास अब कांग्रेस के प्रति है, क्योंकि लोग इस बात को महसूस करने लग गए हैं कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति दिखती है, जो आपका आकलन कहता हो कि जैसे 90 विधानसभा है, तो उसमें क्या स्थिति रहेगी छत्तीसगढ़ में, अगर आप जो कैलकुलेशन वगैरह करते हो? देखिए, हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं या जो विशेषज्ञ लोग करते हैं, लगभग 75 सीटों से पार हम लोग होंगे, अब और ज़्यादा भी हो सकते हैं।
मतलब जिस ढंग से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, ये कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अतिरेक खुश होकर बोल रहा हूँ, जो काम कर रही है वास्तविकता जो धरातल में हम सुनते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो लोगों कई पूरे प्रदेश की बात चलती है कि हाँ यार ये काम हो रहा है, प्रदेश में काम हो रहा है। तो कांग्रेस की सरकार 100% आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। उन विषयों का कैसे सामना करेगी कांग्रेस जब किसी वरिष्ठ का टिकट कटेगा और उसके जगह नए चेहरों को उतारा जाएगा, और मान लीजिए नए चेहरों को उतारा जाएगा तो वरिष्ठ नाराज़ भी होंगे, तो ऐसा लगता है कि आपको कि आप आगे चल के, अभी तो सीन खुलना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी मैं कह रहा हूँ, अरे भाई अभी मैं कैसे बता सकता हूँ किसको कटेगी किसको मिलेगी, और समय आ गया तब सब देखा जाएगा, वो सब डैमेज कंट्रोल होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। ये आज से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है, इसके बारे में कपोल कल्पित बात में मैं नहीं बोल सकता किसको कटेगी, कौन नाराज़ होगा, क्या होगा, लेकिन नाराज़ कोई नहीं होगा। अंतिम 2 सवाल है, जैसे कि सरकार के लिए बीजेपी के लोग ये अक्सर कहते हैं कि सरकार कर्ज में चल रही है। जैसे अजय चंद्राकर जी से मैंने कुछ समय पहले बात की थी, तो उनका कहना था कि मैंने उनसे पूछा भी था, आप बार बार बोलते हैं कि कर्ज में चल रही है सरकार, क्या प्रमाण है? तो बोले आप जो संसद में जो बयान है, जवाब है सरकार के, वो दे देते हैं कि कितना कर्ज है, इस कर्ज को चुकाएंगे कैसे। उनका ये आरोप लगता है सरकार इतनी सारी योजनाएं दे रही है लेकिन कर्ज ले लेकर दे रही है, तो आगे ये कर्ज पटेगा कैसे? आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्ज पे चल रही थी, लोन लेती थी, कर्ज लेती थी। कांग्रेस की पार्टी की सरकार ली नहीं, अपने स्वयं उस अपने वो वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन से लोगों के विकास कर रही है, तो इसमें कर्ज कहीं नहीं लिए कांग्रेस ने। आपके सीधेपन को और आपकी जो सीधे साधे बयानबाजियाँ हैं उनको या स्वरूप को ऐसा लगता है कि कोई नाजायज़ फ़ायदा कभी कोई उठाने की कोशिश करता है। जैसे एक बार मैं आपकी सभा कवरेज कर रहा था, उस समय अजीत जोगी जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, वो आपको कहते थे कि अरुण आप तो गोद पुत्र हो गए मेरे, इस तरह से बातें आती थी। आज भी कुछ लोग दबी जुबान में अरुण वोरा जी को एक मतलब कुछ समझते नहीं है, इस तरह से बात भी करते हैं। ऐसा क्यों समझते हैं? दुर्ग के मतदाता तो समझते हैं, बाकी लोग मत समझे, लेकिन मतदाता तो समझते हैं। असली मैंने पहले ही कहा ना कि मतदाताओं की कसौटी पे हम खरा उतरते हैं, मतदाता समझते हैं, तभी तो मेरे को चुनाव में उन्होंने जीत दिलाई है। 22,000 वोट से जीतना, ये अपने आप में मतदाताओं का इतना बड़ा विश्वास है। मैं जीवन भर इस ऋण को, जैसे मैं कहता हूँ तिवारी जी कि जीवन में आप भी इस बात को जानते हैं, सब जानते हैं, आप अपने माता पिता का ऋण चुका सकते हैं क्या? तो हम भी ना अपने माता पिता का ऋण चुका सकते, ना मतदाताओं का ऋण चुका सकते। उनका भरोसा, अगर हम उनका भरोसा तोड़ेंगे तो समझ लीजिए कि हमने अपने जीवन के साथ न्याय नहीं किया, या तो हमको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। राजनीति में रहना चाहिए तो लोगों को भरोसे के साथ रहना पड़ेगा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मतदाता तो विश्वास कर रहे हैं, हम मतदाताओं के विश्वास पे हम काम करते हैं। दुर्ग शहर के लिए क्या अधूरा लग गया आपको, क्या बचा हुआ है जो बनाना चाहिए? देखिए दुर्ग शहर, देखिए विकास तो कभी पूरा नहीं होता, विकास की संभावनाएं हर समय बनी रहती है, और दुर्ग में बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं, देखिए सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों का जाल फैला, ये सारी सुविधाएं तो हमने की, लेकिन आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस कार्य को हम करेंगे। अभी आप देखें कि ये दुर्ग में रिवर फ्रंट, ये और लक्ष्मण झूला, इसकी कल्पना हम लोग किया करते थे, लेकिन आज उसको हमको साकार होते दिखलाई दे रही है। रिवर फ्रंट के लिए 11 करोड़, 30 करोड़ लक्ष्मण झूला के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है, अभी बजट में हम उसका प्रावधान किया है। बहुत से ऐसे काम हैं ये जो आगामी समय में हम लोग उसको पूरा करेंगे। लास्ट सवाल है, आप चुनाव तो लड़ेंगे, ये तो तय बात है, मुझे जैसे बातचीत में लग रहा है, आप किसको अपोजिट के तौर पे देखना चाहते हैं कि आपके खिलाफ कौन लड़े चुनाव जिससे आपको भी लड़ने में मज़ा आए? देखिए मैं कभी आज तक मैं 6 चुनाव लड़ा हूँ। नहीं हो सकता आपकी राय पे भारतीय जनता पार्टी अपनी टिकट सुनिश्चित कर ले। मैं नहीं जानता कि कौन सामने वाला चुनाव लड़ेगा और कौन क्या करता है। मुझे अपने काम से मतलब होता है और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ, मेहनत से करता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं सुबह 10-11 बजे लोगों से मिल के निकलता हूँ तो रात के 11 बजे तक घर पहुँचता हूँ, और उस बीच में मैं पूरा काम जनता के लिए ही समर्पित रखता हूँ। इसलिए मेरे को मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और कौन क्या कर रहा है। आप दूसरों की परवाह करेंगे ना,
तो आप अपनी परवाह नहीं कर पाएंगे। आप अपनी परवाह करिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या मौका मिला है, हमको क्या, हमारे क्या अधिकार क्षेत्र है, हमारे से क्या आशा लोग रखते हैं। आप अपना काम ईमानदारी से करें तो फिर आपको किसी का डर नहीं है। मतलब ये कहना साफ तौर पर कि चाहे बीजेपी किसी को भी उतार दे मैदान जंग में, आप धुआं उड़ा देंगे? नहीं, मैं देखिए, मैं कभी भी बड़ी बात नहीं करता। आप जानते होंगे और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोतीलाल वोरा जी साधारण इंसान से उस ऊंचाइयों को हासिल किए थे जिसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की थी, और बहुत ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। तो मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप अगर घमंड करेंगे, अगर आप कुछ बोलेंगे मैं ये कर सकता हूँ, मैं शब्द हटाना पड़ेगा, हम लाना होगा। हम सब मिल के काम को कर सकते हैं। मैं बहुत साधारण इंसान हूँ और मैं सेवक हूँ। देखिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। धुआं उड़ाने की बात आप बोले ना, धुआं तो मैं जानता ही नहीं क्या धुआं होता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक शिवनाथ नदी और हरना बांधा नहीं पहुंच जाऊं, मैं दुर्ग वासियों की सेवा करता रहूंगा। पद रहना नहीं रहना ये मतदाताओं की इच्छाओं पर निर्भर करता है। बाकी तो सेवा तो को करने से कोई रोक नहीं सकता किसी को। जरूरी नहीं कि आप विधायक नहीं तो क्या आप सेवा नहीं कर रहे हैं? आप भी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, आपकी बातें पहुंचा रहे हैं। मेरी बात पहुंचा रहे हैं, मतलब आप भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। आदमी, हर को ईश्वर ने अलग अलग काम करने का अवसर दिया है, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। घमंड कभी जीवन में नहीं करना। घमंड तो रावण ने भी किया था ना। आप अनुलोम विलोम खूब करते हैं लगता है। मैं कुछ नहीं करता अनुलोम विलोम, बस जनता की सेवा करता हूँ, इसी कारण मेरे चेहरे में रौनक है। कपाल भारती भी करते हैं। कुछ नहीं करता मैं। ये अरुण वोरा जी हैं, बहुत अच्छे शख्सियत के धनी व्यक्ति हैं। बातचीत में बहुत मधुर और शब्दावली का और सही शब्दों का चयन करते हैं, और जनता के पैरामीटर पे ये कितने खरे हैं और कितनी आलोचनाएं हैं वो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखिएगा। और साफ तौर पर कांग्रेस की सारी स्थितियां, परिस्थितियां, देश की, राज्य की, सारे विषयों पे इनसे चर्चा करने की कोशिश की, और हमने कोशिश की कि इनके मनोभाव आप तक पहुंचे। अब आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो के नीचे आपकी कोई राय है, केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है, राय ज़रूर रखिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।